सभी छात्रों का फिजिक्स के इस क्लास में आज बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे परमाणु मॉडल्स के बारे में। परमाणु मॉडल यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और जो है क्या होता है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा कि जो परमाणु है एक ये वृत्ताकार जो है स्फेरिकल शेप का है। स्फेरिकल उसका समस्त द्रव्यमान और धन आवेश उसके मध्य बिंदु पर केंद्रित रहता है, यानी समस्त धन आवेश और मध्य बिंदु पर केंद्रित रहता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में गति करते रहते हैं। लेकिन इसके कुछ फेलोरनेस आ गए, कुछ ये फेल हो गई थ्योरी। और तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसको थ्योरी को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया, किसमें क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पर इस थ्योरी को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि उन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी। पहले, इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं, अतः वह उसी कक्षा में घूमते रहते हैं। तीसरी बात यह हुई कि उन्होंने कहा कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इंटीजर मल्टीपल h/2 पाई का होता है, यानी जो j = द होता है h/2 पाई के इंटीजर में होगा। इंटीजर मल्टीपल यानी समगुणक होता है, पूर्ण गुणक कह सकते हो। पूर्ण गुणक h/2 पाई के बराबर होता है। इस बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत के बारे में हम व्यवस्था करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु का सिद्धांत क्या है, बोहर का मॉडल क्या है हाइड्रोजन के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की ओर अपना क्लास कर रहे हैं कि परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके मध्य बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करते रहेंगे, जिसके आवश्यक अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत बल आकर्षण बल से प्राप्त होता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? इसको स्थिर वैद्युत बल जो लगते हैं उनके बीच में, दोनों के बीच आकर्षण जो बल लगता है उससे प्राप्त होता है। मान लिया जाए कि हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर जाते हैं, मान लिया जाए कि ये एक आपका परमाणु है और इसमें जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है और ये आपका नाभिक है बीच में। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और समस्त द्रव्यमान वहीं पर, और ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये तो इसके लिए जो घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो इन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। विद्युत बल एक ऋण आवेशित है, दूसरा धन आवेशित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी जो है कुछ परिकल्पनाओं की फेलोरनेस क्या हुई कि ये फेल हो जाता है परमाणु मॉडल। किसके सिद्धांत के अनुसार? परंतु रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां पाई गई। तो इसमें कौन कौन सी कमियां पाई गई उनके ऊपर हम चर्चा में विस्तार से आपको बात कर लेते हैं। नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में आवश्यक अभिकेंद्र त्वरण होता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अनुसार, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहती EM वेव थ्योरी जो कहती है उसके अनुसार त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, अतः नाभिक की ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार ह्रास होने के कारण वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार कम होती चली जानी चाहिए और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा होता तो उसमें एक अभिकेंद्र बल लगता है जिसकी दिशा हमेशा अंदर की ओर होती है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा में ह्रास होता रहता। अंततः इलेक्ट्रॉन क्या होता? धन आवेश में गिर जाना चाहिए था और वह नष्ट हो जाना चाहिए, यानी परमाणु का अस्तित्व नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी इनकी कमियां हुई जो इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया, वो ये था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार बदलती है, जिससे घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति भी बदलनी चाहिए। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन द्वारा आकृति
कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, यानी अलग अलग आकृतियों की विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होनी चाहिए। अर्थात जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तरंगों का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए वह सतत प्राप्त होना चाहिए, यानी सीधे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे घटना चाहिए। इस तरीके का हमें सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। परंतु वास्तव में परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय मिलता है, इसमें बहुत सी बारीक लाइनें रेखाएं खिंची होती हैं। अभी हम स्पेक्ट्रम आपको पढ़ाएंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, तब हम बताएंगे कि जो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ये कि वहाँ से कुछ रेडिएशन उत्सर्जित हो या ऑब्जर्व हो, उसी को हम स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब उसके बाद में धीरे तो उन्होंने अर्थात बहुत सी बारीक रेखाएं, स्पेक्ट्रम रेखाएं इससे निश्चित आवृत्ति की ही होती हैं। ये बारीक जो रेखाएं हैं, हर रेखा एक निश्चित आवृत्ति की होती है। तो अब इससे ये सिद्ध होता है कि जो है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो सतत ना प्राप्त होकर रेखीय प्राप्त होता है। था रदरफोर्ड की व्याख्या करने में, इसकी व्याख्या करने में रदरफोर्ड मॉडल असक्षम रहा। तो अगली बार आगे की ओर हम देखते हैं कि बोहर का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर परिकल्पनाओं नाम से इसको पूछा जाता है कि बोहर की परिकल्पनाएं बताइए क्या हैं, तीनों परिकल्पनाएं। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को रदरफोर्ड मॉडल की व्याख्या की, यानी बोहर ने कुछ किया नहीं, उन्होंने प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत था उसको रदरफोर्ड मॉडल में व्याख्या की और कमियों को दूर करने के लिए 3 परिकल्पनाएं की। 3 परिकल्पनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, यानी स्थायी कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो ऊर्जाओं का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का ह्रास किए हुए वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, यानी उन्होंने कहा कि जो है इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय कक्षा में घूम रहे होते हैं तो उसके ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर घूम रहे हैं वृत्तीय कक्षा में तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। और ठीक है, तो ये बात हमारे समझ में आती है। दूसरी बात, घूमते हुए जो ये इलेक्ट्रॉन हैं जो घूम रहे हैं कक्षाओं में, उनका जो कोणीय संवेग है वह पूर्ण गुणक होगा किसका, h/2π का पूर्ण गुणक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो कोणीय संवेग है J बराबर वह h/2π का पूर्ण गुणक होना चाहिए, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है। तो यहीं पर J = NH/2π आ गया, जहाँ पर H क्या आ जाता है आपका N क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर कह सकते हो या कक्षा की संख्या कह सकते हो। पहली कक्षा हो गई, उसके बाद दूसरी कक्षा हो गई, उसके बाद तीसरी कक्षा हो गई, इस तरीके से कक्षाओं की संख्या भी कह सकते हो। तीसरा उन्होंने दिया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भी है परिकल्पना, यह है यदि परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि ग्राउंड लेवल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, मान लिया जाए कि ये आपके ऑर्बिट बने हुए हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो ग्राउंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये नाभिक है, ग्राउंड लेवल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह जब बाहर से परमाणु को ऊर्जा मिलती है तो वह एक्साइट होकर ऊपर किसी उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, लेकिन कुछ क्षण रुकने के बाद पुनः वापस जब नीचे की ओर आता है तो ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रुक पाता है ऊपर की ओर, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का ह्रास करता है। मान लिया जाए कि इस लेवल पर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया आपका, तो यहाँ पर एनर्जी E2 थी, यहाँ पर एनर्जी E1 है, तो जो एनर्जी hν इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलेगी वो E2 - E1 के बराबर निकलेगी। चलिए इसको आगे की ओर और हम देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर hν ये E2 - E1 के बराबर एनर्जी होगी, क्योंकि उस एनर्जी को उत्सर्जित जरूर करेगा, तो न्यू बराबर आवृत्ति कितनी उसकी हो जाएगी, E2 - E1
बाई एच के बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन काफ़ी जगह यूज होगी। इतनी आवृत्ति की जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वह उत्सर्जित करेगा जब वह उच्च लेवल से, मान लिया जाए इस लेवल से ट्रांजिट करता है नीचे की ओर जब आएगा। ठीक है, तो ये 3 परिकल्पनाएं थी बोहर की। तो बोहर की परिकल्पनाओं को मैंने समझा दिया है अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन सादृश्य परमाणुओं का बोहर सिद्धांत, यानी हाइड्रोजन लाइक एटम प्रॉब्लम। इसको लाइक एटम प्रॉब्लम भी कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन को लाइक एटम कहा जाता है, तो ये लाइक एटम प्रॉब्लम भी होती है। हाइड्रोजन सदृश परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक स्थायी कक्षा में घूमता है। जो एकल इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों तरफ एक स्थायी कक्षा में आपका घूमता रहता है। ठीक है, ये बात आपकी आ जाती है। घूमते हुए माना इलेक्ट्रॉन का आवेश E और द्रव्यमान m है। आवेश E और द्रव्यमान m और वेग v है तथा यह स्मॉल r त्रिज्या के पथ पर गति करता है। तब इलेक्ट्रॉन की ओर की अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब हम ये देख लेते हैं कितना वैद्युत आकर्षण बल लगता है। पहले तो हम लोग एक नाभिक को ड्रा कर लेते हैं। ये नाभिक है, तो मान लिया जाए कि इसमें जेड इलेक्ट्रॉन है, तो जेड प्रोटॉन है, जेड ई उसके बीच में आवेश हो गया। स्मॉल आर त्रिज्या के पथ पे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस तरीके से गति कर रहा है। तो इसका जो वेग होगा, आपने कहा v वेग है, और इलेक्ट्रॉन का जो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, तो अब मान एक मिनट, मान लिया जाए कि आपका नाभिक ये है और इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति कर रहा है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति कर रहा है तो उसका वेग v है, और वहाँ पर जो है जेड ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश -e है। तो इस पे लगने वाला जो विद्युत आकर्षण बल है वह उसके अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। यानी कह सकते हो कि अभिकेंद्र बल बराबर वैद्युत बल के हो जाएगा। वैद्युत बल का मतलब क्या है, यहाँ पर कूलाम बल से लिया गया है। यानी जो दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, जो कि हमने बता ही दिया है। तो यहाँ पर लगने वाला जो विद्युत बल है वह अभिकेंद्र बल mv²/r हो जाएगा। अब विद्युत बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू E/r² के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक r आप कट सकते हो, यहाँ से आराम से r कट जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, वह mv² = जेड ई मल्टीप्लाई E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r के बराबर दे दिया। अब हम जानते हैं बोहर की थर्ड परिकल्पना, सेकेंड परिकल्पना की थी। बोहर की परिकल्पना से MBR, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं हम लोग, इसको छोड़ देते हैं। MBR = NH/2 पाई होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं कि समीकरण 2 का वर्क करके समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण इसका अगर हम वर्क कर दें और इससे भाग दे दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 2 का वर्क करके भाग दे दो 1 से। ठीक है, तो हम 2 का वर्क करके देख लेते हैं क्या होगा, m² b² r² आ जाएगा ऊपर की ओर। चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पे। ये रहा अगला पेज। तो हमारे पास m² b²
आर स्क्वायर बटे एम बी स्क्वायर इक्वल टू द, अब हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर, और इसके होल बटे में आपका हो गया जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर के बराबर हो जाएगा। चलिए और हम इसको बैलेंस करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे पास आएगी। वह बी से बी कटा, यहाँ पर जो जो कटता जा रहा है हम लोग उसको काटते चले जाएं। आगे की ओर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एम से एम कटा, तो हमारे पास एम आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कट जाएंगे, 1 पाई 4 पाई से 4 पाई आपके कट जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से 1 पाई, चलिए बाद में काट लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर ये ऊपर आ गया आपके नीचे 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर बचा, जेड ई स्क्वायर नीचे बचा। तो 1 पाई से 1 पाई कटा, 4 से 4 कट गया, स्मॉल आर से ये आर कटा, एम को डिवाइड करके यहाँ पर। अब हमारे पास हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं ये कि आर को बैलेंस करते हैं, एम को नीचे की ओर ले जाते हैं। तो आर बराबर आपका आ जाएगा एन स्क्वायर और एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई, एम नीचे चला आया, यहाँ एम जेड और ई स्क्वायर के टर्म में। अब ये देखिए हमारे पास फाइनल जो बोहर त्रिज्या आ गई वो हमारे पास आ गई कि बोहर की जो यहाँ पर हमारी उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या ये आ गई। अब बोहर परमाणु हाइड्रोजन एटम है तो जेड इक्वल टू द 1 वैल्यू हो जाएगी। तो बोहर त्रिज्या की बात हम लोग यहाँ पर जो आर है वह समानुपाती है किसके, एन स्क्वायर के। यानी हम जितना ही आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी जो है बोहर त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी हम ये n क्या है, क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर जितने ही हम कक्षाओं में उच्च कक्षा की स्तर पर चलते चले जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे, ऊपर चलते चले जाएंगे, जैसे n की ओर चलते चले जाएंगे हमारी त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ये तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। अब बोहर त्रिज्या की बात कर लेते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट पेज। अब बोहर त्रिज्या की बात करते हैं। बोहर त्रिज्या जेड हाइड्रोजन के केस में, एच के केस में हम लोग देखते हैं कि जेड इक्वल टू द 1 हो जाएगा। जेड इक्वल टू द 1, R1 इक्वल प्रथम R1 इक्वल टू द एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई एम ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अगर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सारे मान रख देते हैं यहाँ पर, पाई का मान, एच का मान, एप्सिलॉन का मान, तो हमारी R1 की वैल्यू आ जाती है लगभग R1। ये आपको कुछ करना नहीं है, बस याद कर लेना है कि 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। फर्स्ट ऑर्बिट की जो त्रिज्या होती है वह 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। इसे बोहर त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना कर लेते हैं। तो अब स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए, अब इक्वेशन थर्ड को हम लोग एक इक्वेशन सेकंड को हम लोग देखें तो एम बी आर इक्वल टू द एन एच अपान 2 पाई होता है। तो
तो अगर B इक्वल टू द हम लोग निकालें तो NH/2πm/r, ये m और r नीचे मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर चले आएंगे, क्रॉस ये भी नीचे चला आएगा, ये भी नीचे चला आएगा, फाइनल इक्वेशन ये हो जाएगी। अब हम r की वैल्यू समीकरण 3 से रख दें। r का मान 3 से रखने पर ठीक है, अगर हम रख देते हैं तो हमारे पास देखो क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट पेज। चलिए तो अब हम देखते हैं कि v वेलोसिटी b इक्वल टू द NH/2πm और r जो वैल्यू हमारी थी उसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, क्योंकि एक बटे में है तो क्रॉस पाई m जेड ई स्क्वायर बटे आपका n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इस आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाई से पाई कटा और m से m कट गया और एक h से h कट जाएगा और एक n से आपका n स्क्वायर कट जाएगा। फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वेलोसिटी की वह v इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान ट्वाइस h एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1/n के टर्म में बचेगी। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वह जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर जो बढ़ता चला जाएगा उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी पड़ गई। उसी में बी वेलोसिटी जैसे हम उच्च कक्षाओं पे चले जाएंगे तो हमारी क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वह कम होता चला जाता है। अब हम अनुमानित वेग निकाल सकते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर हम वेग की बात करते हैं कितना होगा, तो अब नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम उस पे चल रहे हैं पेज पे। ये रहा मेरा नेक्स्ट पेज। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के केस में z इक्वल टू द 1 होता है तो वेलोसिटी v1 प्रथम ऑर्बिट की, तो ये e स्क्वायर ट्वाइस h एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर सारी वैल्यू हम रख देते हैं तो ये वैल्यू हमारी 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड आ जाती है। ठीक है, जो कि हम अगर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं प्रकाश की चाल से तो ये v1/c का जो अनुपात है वह 1:37 का आ जाता है। ठीक है, ये हमारी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की में वेलोसिटी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगभग नियर अबाउट प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर होती है। तो आज फ़िलहाल मैं यहीं पर अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ। कल स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और परमाणु के विद्युत ऊर्जा स्तर, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यह सब बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।